प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 12 जनवरी तक गुजरात के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान मोदी सोमनाथ में होने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। पीएम यहां पर स्वाभिमान यात्रा भी निकालेंगे। इसके लिए सोमनाथ में भव्य तैयारियां की जा रही हैं। आज गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, मंत्री जीतू वाघाणी, अर्जुन मोढवाडिया, प्रद्युम्न भाई वाजा और सांसद राजेश चुडासमा समेत कई नेता सोमनाथ पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया गया। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है। 8, 9 और 10 जनवरी 2026 अटूट आस्था के श्रद्धा के 1000 वर्ष मोहम्मद गद्दी ने सबसे पहला हमला किया था, उसका 1000 वर्ष होने जा रहा है। तब माननीय मोदी साहब के एक विजनरी विजन के साथ, दृष्टिकोण के साथ ये पर्व की उजवणी सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हो रही है। मुझे खुशी है कि 72 आवर्स के ओमकार के जाप भी यहाँ होंगे। यहाँ ब्रह्म देवता, ऋषि कुमार वगैरह भी रहेंगे। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व से पहले इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। सोमनाथ के इतिहास का जिक्र करते हुए बीजेपी ने कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर के सबसे बड़े विरोधी जवाहरलाल नेहरू थे और कांग्रेस को मुस्लिम लीग की मानसिकता से प्यार था। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की घोषणा ने, ये वीएन गाडगिल जी कह रहे हैं, घोषणा ने करोड़ों भारतवासियों के मन में उत्साह और हर्ष की लहर उत्पन्न कर दी है। गाडगिल जी आगे लिखते हैं कि पीडब्ल्यूडी मंत्री के नाते मैंने नेहरू जी के आदेश पर कई मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत सरकारी खर्च पर करवाई है। अब बताइए साहब, उनका मिनिस्टर कह रहे हैं कि उन्होंने नेहरू जी के आदेश पर सरकारी खर्च से मस्जिदों और दरगाहों की मरम्मत कराई है, परंतु यदि मंदिर का निर्माण स्वयं प्रेरणा से भी हो रहा है तो उसमें जाने से परहेज करना चाहिए। मुझे लगता है कि यह दर्शाता था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी मानसिक रूप से हम मैकाले की मानसिकता से भरे हुए थे कि वो लोग जो कहते हैं कि एक बार में बोल लीजिए, बार बार क्यों बोलते हैं। हकीकत में सेलेक्टेड वर्ड्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू का जितना पन्ना खोलिए वो पन्ना कुछ बोलता हुआ नजर आता है, और जो वो बोलता है वो दुनिया के सामने सच को खोलता है और उनके दिल को चीरता है। मानो पन्ना कांग्रेस से कहता हो कि बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो दिल डगमगाए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कई घटनाएं ऐसी हैं जिनकी तारीख और उस दौरान हुए वाकयों का ठीक ठाक ब्यौरा लिखित इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन एक बात का उल्लेख जगह जगह मिलता है कि बार बार इसे मिटाने की कोशिशें की गई, लेकिन ये मंदिर हर बार फिर से खड़ा हो गया। इतिहास बताता है कि गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 750 साल बाद महारानी अहिल्याबाई होलकर ने पुणे के पेशवा के साथ मंदिर का फिर से निर्माण करवाया था। सोमनाथ मंदिर शताब्दियों से सहेजा गया इतिहास का एक अनमोल अध्याय है। इसके प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करने के लिए हाल के सालों में सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार और कई नए निर्माण करवाए हैं। आज सोमनाथ मंदिर के क्षेत्र का विस्तार कर इसे विराट रूप दे दिया गया है। मंदिर के लंबे चौड़े प्रांगण में करीब 42 मंदिर हैं, जिनमें पार्वती, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती और नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। सोमनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने वाली रानी अहिल्याबाई के बनाए प्राचीन सोमनाथ मंदिर परिसर का भी पुनर्निर्माण करवाया है।
आज यदि आप सोमनाथ मंदिर के प्रांगण को देखें तो यकीन नहीं कर पाएंगे, विध्वंसक इतिहास के थपेड़ों का एक भी निशान यहाँ आज बाकी नहीं दिखता। सोमनाथ मंदिर अगर दिन में सोने सा दमकता है तो रात में लाइट एंड साउंड शो के दौरान मंदिर की छटा और भी अद्भुत हो जाती है। यानी एक प्रमुख धर्मस्थल होने के साथ साथ सोमनाथ मंदिर अब पर्यटन, अध्यात्म और इतिहास का अनूठा संगम बन गया है। सोमनाथ प्रांगण में दूर से ही दिखाई दे जाती है मंदिर को निहारते लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा। सरदार पटेल ने ही आखिरी बार मंदिर को फिर से बनवाने की शुरुआत की थी। आज मौजूद सोमनाथ मंदिर देश को उन्हीं की देन है। मंदिर का ये स्वरूप कभी साकार न हो पाता अगर देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन वो प्रतिज्ञा न ली होती। 13 नवंबर 1947 को एक विशेष ट्रेन के कोच में सवार होकर पहले जूनागढ़ और फिर वहां से सोमनाथ पहुंचे थे सरदार पटेल। आजादी के बाद वो पहले बड़े नेता थे जो मंदिर की उस खस्ता हालत को देखने पहुंचे थे। मंदिर की हालत देखकर सरदार पटेल को बेहद ठेस पहुंची थी। उसी दिन मंदिर के पीछे समुद्र का जल अपने हाथ में लेकर लौह पुरुष ने प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो जाए मंदिर का पुनः निर्माण होकर रहेगा। आरसी हुकूमत के बाद हमारे लौह पुरुष जिसे हम कहते हैं प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने इसी जल की समुद्र के जल के संकल्प लिया था कि मैं इस मंदिर का पुनर्निर्माण करूंगा। उनका संकल्प 1951 में संपूर्ण हुआ तो मैं उसे लौह पुरुष कम मानूंगा, उसे निर्णय पुरुष कहूंगा। निर्णय पुरुष हमारे लिए बिल्कुल नया शब्द है, अभी मेरे लिए सरदार के लिए प्रकट हुआ है। तो उन्होंने जो संकल्प किया है ये विध्वंस और पुनर्सर्जन, इनका एक सबसे अनूठा उदाहरण अर्थात भगवान सोमनाथ का नूतन मंदिर। सरदार पटेल मंदिर निर्माण का प्रस्ताव लेकर महात्मा गांधी के पास पहुंचे। गांधी जी ने मंदिर के लिए जनता से धन इकट्ठा करने का सुझाव दिया और देखते ही देखते मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो गया। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा के दादा पद्मश्री प्रभाशंकर सोमपुरा को मंदिर का आर्किटेक्ट नियुक्त किया गया और 1951 में चालुक्य वास्तुकला शैली में बनकर तैयार हुआ भव्य सोमनाथ मंदिर। 11 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया। सोमनाथ मंदिर ने फिर से अपनी भव्यता को प्राप्त कर लिया। वो समारोह ऐतिहासिक था जब मंदिर के द्वार दर्शनों के लिए खोले गए थे। आज़ादी के बाद कुछ इतिहासकारों ने इस सोमनाथ की भव्यता दिव्यता के बारे में पुरातत्वीय रूप से, आध्यात्मिक और शास्त्रीय रूप से संशोधन करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आज हमारे पास उपलब्ध है आज से 50, 60, 70 साल पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। कर्नल टोड एक ब्रिटिश हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी यहाँ पर दौरा किया था। उन्होंने भी यहाँ की कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को प्रस्थापित किया था। अल-बिरूनी के अलावा और भी कुछ इतिहासकार थे, लेकिन उन लोगों ने जो इतिहास में लिखा है वो विरोधाभासी है। तो विरोधाभासी बातों को हम छोड़ दें तो भी ये सत्य है कि सोमनाथ मंदिर का विध्वंस हुआ है। 1 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ, 5 बार नहीं हुआ, कम से कम 7 बार विध्वंस हुआ है। भोलेनाथ अनादि हैं, उनका न आरंभ है न अंत, लेकिन उनका ये धाम इतिहास और वर्तमान के बीच आरंभ और अनंत के चक्र से कई बार गुजर चुका है। लेकिन ये भी सत्य है कि बनने और मिटने के इस सदियों पुराने सिलसिले के बीच भी सोमनाथ मंदिर की ख्याति और इस धाम के प्रति लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। दुनिया भर से श्रद्धालु सोमनाथ मंदिर की भव्यता देखने हर दौर में पहुंचते रहे। अब तो सोमनाथ मंदिर में हर साल पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में होती है। अद्भुत है त्रिपुरारी सोमेश्वर का ये धाम, जिसने हजारों साल के इतिहास में कितने ही क्रूर आक्रांताओं के वार झेले हैं। अतीत के थपेड़ों से डिगा जरूर, लेकिन मिटा नहीं, बल्कि आज भी शान से खड़ा है, मानो जिद पे अड़ा है कि मुझे मिटाने की कोशिशों में जाने कितने मिट गए, पर मैं आज भी सौराष्ट्र के आकाश में चंद्र सा दमकता हूँ, सिंधु के भाल पर चंदन सा चमकता हूँ।
गुजरात कांग्रेस की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का आज दाहोद जिले में समापन हुआ है। इस दौरान डोडियापाड़ा के पूर्व विधायक महेश वसावा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दावा यह है कि महेश वसावा के शामिल होने से जिले के साथ साथ राज्य स्तर पर भी पार्टी को नई ताकत मिली है। जन आक्रोश यात्रा के समापन पर गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने गुजरात सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया। रोजगार का प्रश्न हो, यहाँ के किसानों के फसल के दाम का मसला हो, यहाँ के आदिवासियों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, पिछड़ों के, यहाँ के अगड़ों के, हर गरीब का यहाँ पर बहुत परेशानियों से रहा एक पूरा माहौल बना हुआ है। ऐसी सूरत में जहाँ पर पानी से ज्यादा गांव-गांव में हम शराब को पहुंचते हुए देख रहे हैं, यहाँ नशीली दवाएं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ के नौजवानों को खोखला बनाने का काम कर रही है। गुजरात की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए उनके जो प्रश्न है, समस्या है, जो दुख पीड़ा और दर्द है, उनका जो आक्रोश है उसको वाचा देने के लिए जन आक्रोश यात्रा लेके हम पूरे गुजरात में निकले। आज भाजपा सरकार की अन्यायी और शोषणकारी नीति की वजह से, शासन की वजह से पूर्व विधायक महेश वसावा और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता आज कांग्रेस पार्टी में जुड़े। हम उनका स्वागत करते हैं। साथ में जैसे जैसे जन आक्रोश यात्रा आगे बढ़ रही है, चारों तरफ गुजरात में भ्रष्टाचार है, महंगाई से लोग त्रस्त है, बेरोजगारी से युवा त्रस्त है। અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટી એ બંધારણને તોડવા માટેનું કામ કરી રહ્યું છે અને આદિવાસી વિસ્તાર હોય, ઓબીસી વિસ્તાર હોય કે એસસી વિસ્તાર હોય, મૂળ ભારતના લોકોને તોડીને રાજ કરવાની ભાગલા પાડે જે કાળા અંગ્રેજો અત્યારે આવ્યા છે એમની સામેની અમારી આ લડાઈ છે। પરિણામે હું આજે કોંગ્રેસની અંદર જોડાયો છું ને ઉમરગામથી અંબાજી સુધી જે કંઈ 1 કરોડથી ઉપર આદિવાસી સમાજ છે, ઓબીસી સમાજ છે, એસસી સમાજ છે, માઇનોરિટી સમાજ, એને ભેગા કરીને આવનારા સમયમાં આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગુજરાતમાંથી ઉખેડીને ફેંકી દે છે। गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा पूरे उत्साह से निभाई जाती है, लेकिन अक्सर ये आसमान में लहराती पतंग की डोर बड़े हादसों की वजह भी बन जाती है। ऐसे ही खतरों से निपटने के लिए सूरत पुलिस एक अनोखा अभियान चला रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। सूरत शहर की सड़क पर पुलिस की ओर से बाइकर्स को ये नेक बेल्ट एक खास मकसद से लगाई जा रही है, जिसका सीधा कनेक्शन पतंगों के माझे से है। दरअसल मकर संक्रांति पर्व पर पतंग उड़ाने की परंपरा रही है। ऐसे में आसमान में उड़ रही पतंगों के मांझे में कई दफा सड़क पर चल रहे बाइकर्स उलझकर चोटिल हो जाते हैं। वो पतंग कट जाती है तो उसके धागे से कई बार लोगों के गले कट जाते हैं, हादसा हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो लोग हैं यहाँ पर गले पर पट्टा बांधते हुए नजर आ रहे हैं ताकि लोगों के गले न कट सके। और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर है वो भी आप देख रहे हैं, उनके हाथों में भी ये पट्टे हैं और लोगों के गलों को बचाने के लिए कि किसी तरह से दुर्घटना न हो जाए उस तरह से यहाँ पर पट्टे बांधे जा रहे हैं। और आप देखेंगे ये पूरा जो ट्रैफिक पॉइंट है यहाँ पर ये अभियान चलाया जा रहा है। जाहिर है पतंग के मांझे से लोग, खासकर टू व्हीलर चालकों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सूरत पुलिस का ये एहतियाती कदम अनूठा है। पुलिस ने मांझे जैसी कातिल डोर से बाइकर्स की सुरक्षा के लिए करीब 1 लाख नेक बेल्ट बांटने का लक्ष्य रखा है। नेक बेल्ट बांटने का ये काम सूरत पुलिस शहर में सक्रिय एक एनजीओ के साथ मिलकर कर रही है, जिसके तहत शहर के कई क्षेत्रों में पुलिस कुछ ऐसे ही टू व्हीलर चलाने वालों को खास तरह की नेक बेल्ट बांट रही है। एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन की नाम की एक एनजीओ संस्था है, उनके साथ में अवेयरनेस के रूप में लोगों को ये मकर संक्रांति के त्योहारों में गले में अननोन कोई डोरी आ जाए और गला कट जाए, उससे बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस अवेयरनेस के प्रोग्राम के तहत हम लोग ये अवेयरनेस, ये गले में बेल्ट पहना के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप अपने गले की और आपके परिवार की सुरक्षा कीजिए। शहर के प्रमुख चौराहों, पुलों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी इस बेल्ट को बाइकर्स को दे रहे हैं, जिसकी खासियत और इसकी उपयोगिता को अगर हम समझें तो ये नेक बेल्ट मोटे मजबूत फैब्रिक यानी कपड़े या फाइबर से बनी है।
जिसे वाहन चालक अपने गले पर बांधते हैं। इस खास नेक बेल्ट को लेकर दावा है कि अगर किसी भी कारणवश पतंग की डोर यानी कि मांझा अचानक गले से टकरा जाए तो ये बेल्ट एक ढाल की तरह काम करेगी, जिससे गर्दन पर कट लगने का खतरा टल जाएगा। फिलहाल चौक चौराहों के अलावा ये नेक बेल्ट शहर के उन फ्लाईओवर्स पर भी बांटी जा रही है जहां हवा का प्रेशर ज्यादा होते हुए पतंग की डोर के फंसने की आशंका भी सबसे ज्यादा रहती है। तो जहां हर साल पतंगबाजी के शौकीनों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा का उपयोग न करने की हिदायत दी जाती रही है, वहीं अब सूरत पुलिस के लोगों को नेक बेल्ट पहनाने वाले इस एहतियाती कदम की लोग खूब सराहना करते हुए नेक बेल्ट की उपयोगिता को भी समझ रहे हैं। ये सेफ्टी बेल्ट है जो कि पतंग आ रहा है डोरी और उससे मतलब गले कटने का अत्यधिक संभावना रहती है, कई जाने भी चली जाती है और बहुत डीप कट होता है। हाँ, इससे सुरक्षा होगी। हाँ सुरक्षा होगी। जाहिर है नेक बेल्ट लगाने का ये सुरक्षात्मक अभियान सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी बचाने से ही जुड़ा है। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।